हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं जैसे पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल और रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर के बारे में और रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल के बारे में डिस्कस करूँगा। यदि टाइम रहा तो रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल को भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आज देखो हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आज किसके बारे में स्टडी करता हूँ? वेपर प्रेशर के बारे में। तो देखो वेपर प्रेशर कहता है, वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर एक प्रेशर है जो हमको प्राप्त होता है। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वेपर। वेपर प्रेशर कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted through vapor on the surface of the liquid molecules in a equilibrium established between vapor phase और liquid phase at a particular temperature। इसको हम लोग बच्चे क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर दोनों सेम है। अब देखो कहता है क्या, जैसे कोई लिक्विड कंपोनेंट को हम लोग हीट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स इवोपरेट करेगा और यदि क्लोज्ड कंटेनर होगा तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। उसमें होगा क्या कि प्रेशर क्या करेगा, वेपर क्या करेगा, प्रेशर किसी कंटेनर, यदि क्लोज कंटेनर होगा तो वेपर क्या करेगा, बाहर निकलने का कोशिश करेगा, एस्केप करने का कोशिश करेगा, लेकिन वो कंटेनर क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो उसके कारण से क्या होता है, वो वेपर जो है धीरे धीरे कंडेंस होकर लिक्विड ड्रॉपलेट पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा इक्विलिब्रियम में। उससे जो प्रेशर जनरेट होगा उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर बच्चे को बोलते हैं। और कहता है कि जब सरफेस मॉलिक्यूल्स होगा और बल्क मॉलिक्यूल्स होगा तो जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा और दूसरा कंडीशन है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा क्योंकि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो क्या चाहेगा, बाहर निकलना चाहेगा। तो होगा क्या, लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एस्केप करेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जिससे क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। चलो ये सब तो कहानी, बहुत सारी कहानी है इसमें, हम लोग पहले इसको कुछ डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। तो देखो प्यारे बच्चों, है क्या आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, आज इसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो देखो वेपर प्रेशर कहता है कि वेपर प्रेशर may be defined as the pressure exerted through vapor in a liquid surface, means above the liquid surface, in a liquid surface, the equilibrium established between vapor phase और liquid phase at a particular temperature। इसको हम लोग बच्चे क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे या पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। अब देखो हम इसको देखते हैं, एक कोई क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं क्योंकि वेपर प्रेशर हमेशा कहाँ बनेगा, क्लोज्ड कंटेनर में बनेगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं, ठीक है। एक क्लोज्ड कंटेनर है, एक क्लोज्ड कंटेनर में, और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हीट दे रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हीट को, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। जब हीट देंगे, अब देखो ये क्या है, बाउंड्री है, एक क्लोज्ड कंटेनर का एक बाउंड्री है।
अब इसके अंदर में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, लिक्विड कंपोनेंट का मॉलिक्यूल्स होगा। अब देखो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का कंपोनेंट जो बिलो द सरफेस होगा, इसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। ये हर एक डायरेक्शन से इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा जो लिक्विड सरफेस पर होगा, जो सरफेस फिनोमेना पर होगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हीट करेंगे तो क्या होगा, सरफेस पर जाएगा। इसको हम लोग बल्क मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसको क्या बोलता हूँ, बल्क मॉलिक्यूल्स। जो भी बल्क मॉलिक्यूल्स होगा इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस मॉलिक्यूल्स। जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से वेपर पास करेगा, वेपर जाएगा। अब देखो है क्या, वेपर क्या करेगा, हीट करेगा इस बाउंड्री को, लेकिन बाउंड्री क्या है, सील्ड है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मीन्स इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशमेंट का ये ओपन कंटेनर तो है नहीं, ये क्लोज कंटेनर है। यदि ओपन कंटेनर रहता तो वेपर क्या होगा, एस्केप कर जाता, लेकिन कंटेनर क्या है, क्लोज है। इसके चलते क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो वेपर प्रेशर का जनरेशन होगा। अब देखो है क्या, सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होता है, सरफेस मॉलिक्यूल्स से ही वेपर बनेगा और आउटसाइड निकलना चाहेगा। तो जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होता है, सरफेस मॉलिक्यूल्स having weak force of attraction, weak force of attraction, शॉर्ट में इसको बच्चे हम लोग क्या लिखेंगे, FOA। क्या होगा इसमें, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। so that larger number of molecules are escaping from the surface of the liquid। ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पर जो होगा वो क्या करना चाहेगा, बाहर निकलना चाहेगा। इसका दो रीज़न है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और दूसरा रीज़न क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब हम लोग जानते हैं कि जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, इसका मतलब हो गया लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो, इक्विलिब्रियम को अप्रोच कर गया, इक्विलिब्रियम में अप्रोच कर गया। और हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा। तो इक्विलिब्रियम को अप्रोच करेगा और यहाँ पर जनरेट करेगा क्या, वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या करेगा, वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। अब शायद हमको लगता है कि बच्चा आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है यहाँ पर, सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होता है ये तो इधर ही सिर्फ फोर्स लगाएगा ना, तो इसमें क्या होता है, जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एस्केप करना चाहेगा। और यहाँ पर क्या है, जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो काइनेटिक एनर्जी इसका मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एस्केप करना चाहेगा बाहर। लेकिन है क्या, ये क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है तो मॉलिक्यूल्स बाहर निकल नहीं पाएगा। इसके चलते क्या करेगा, लार्जर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड थ्रू ए वेपर इन ए लिक्विड फेज। द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन वेपर फेज और लिक्विड फेज एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर कहते हैं इसको। ठीक है बच्चे। तो रेट ऑफ इवोपरेशन मीन्स क्या होगा, इसमें इवोपरेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा। जब यहाँ पर इवोपरेट कर जाएगा, इवोपरेट करेगा यहाँ पर, तो यहाँ से टकराएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट क्या करेगा, बूंद बूंद करके इसमें आएगा। तो इस पर जो बूंद बूंद करके आएगा, मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जहाँ पर बराबर हो जाएगा, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है।
इसको राइट डाउन करो। चलो ठीक, अब इसको हम इरेज कर रहा हूँ। अब देखो अब क्या है, अब है फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अब इसमें अब हम लोग क्या देखेंगे, फैक्टर को देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट में देखो बच्चे क्या है, टेम्परेचर। हम लोग जानते हैं कि यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो लार्जर नंबर ऑफ वेपर बनेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, क्यों मैक्सिमम बनेगा? क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल्स का भी तुरंत बताया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम लोग जानते भी हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स बाहर होना चाहेगा, तो लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब एस्केप करेगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर को यदि हम लोग इंक्रीज करेंगे बच्चे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करना चाहेगा। क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसीलिए होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का होता है। यदि मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सो मॉलिक्यूल्स आर एस्केपिंग। जब मॉलिक्यूल्स एस्केप करेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट में देखो नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड हम आपको पहले ही बताए थे कि वेपर प्रेशर जो होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिस सब्सटेंस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसका वेपर प्रेशर मिनिमम होगा। अब जैसे हम देखो कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, वेपर प्रेशर इज हाई, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, वेपर प्रेशर इज लो। इस पॉइंट को आपको रिमेंबर करके रखना है। अब जैसे एग्जाम्पल में देखो, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। अब देखो CH3OCH3 है, ये क्या है, ईथर है। और दूसरा लेता हूँ हम इथाइल अल्कोहल C2H5OH। यदि इस दोनों में पूछे कि वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, अब देखो है क्या, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स तो नहीं है, स्लाइटली पोलर है, वाटर में स्लाइटली डिजॉल्व होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, तो उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। अब यहाँ पर देखो CH3OCH3, ये जो ईथर है इसको हम लोग बोलते हैं डाईमिथाइल ईथर के केस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता नहीं है। इसका मतलब ये जो ईथर है, पार्शियल प्रेशर जो ईथर का होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। पार्शियल प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर ग्रेटर होगा किसके रिस्पेक्ट में, C2H5OH के रिस्पेक्ट में। हम लोग प्योर भी देख सकते हैं, प्योर का प्रेशर। तो ईथर का वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हुआ विथ रिस्पेक्ट टू इथाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि आपको बताए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा इथाइल अल्कोहल में, ईथर में तो फॉर्म करेगा नहीं, इसीलिए वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, ईथर का होगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल।
और दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये फर्स्ट था, सेकेंड देखो, सेकेंड में अब हम लोग क्या करते हैं, H2O को ले लेते हैं और दूसरा इथाइल अल्कोहल को लेते हैं। इस दोनों में यदि पूछेगा वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, अब देखो H2O में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं कि H2O में क्या होता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें देखो तो क्या होगा, इसमें मॉलिक्यूल्स, ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर H2O का क्या होगा, ग्रेटर होगा विथ रिस्पेक्ट टू इथाइल अल्कोहल। अब देखो इसमें रीजन है कि जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, इथाइल अल्कोहल का होगा। अब देखो और एग्जाम्पल देखो दिखाते हैं, और कुछ एग्जाम्पल देखो बच्चे। अब जैसे देखो हम लोग ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल को, C2H5OH है, और दूसरा लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2OH, और थर्ड में ले लेता हूँ ग्लिसरॉल, CH2CHOH। देखो इसको बोलते हैं इथेनॉल, ये क्या है, इथेनॉल, और इसको बोलते हैं इथेन 1,2-डायॉल, और इसको क्या बोलता हूँ, प्रोपेन 1,2,3-ट्रायॉल। अब देखो इस केस में क्या है, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसमें क्या होगा, ग्लिसरॉल में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इथेनॉल में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या बताए, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर जो है ना, वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर इथाइल अल्कोहल का ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल बोल सकते हो, इथाइलिन ग्लाइकॉल ग्रेटर देन हो जाएगा किसका, ग्लिसरॉल का, ग्लाइसिरॉल या ग्लिसरीन बोलते हैं। ये तो समझ में आ गया, दिमाग में एकदम सेट कर लो कि जिस मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स का। ठीक है बच्चों, तो इसको राइट डाउन करो। चलो ठीक है, अब आगे देखता हूँ। थर्ड पॉइंट में देखो, थर्ड पॉइंट में हम लोग लेते हैं बच्चा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखता हूँ। कहता है जिस मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट में देखो, थर्ड पॉइंट में देखो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में कहता है इफ़ बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, बॉइलिंग पॉइंट यदि लेस होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, इज हाई होगा। जब बच्चा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। थर्ड नंबर में देखो, थर्ड में हो गया। फोर्थ नंबर में जो है, फोर्थ में कहता है प्यूरिटी ऑफ लिक्विड, फोर्थ में है प्यूरिटी ऑफ लिक्विड, प्यूरिटी ऑफ लिक्विड। प्यूरिटी ऑफ लिक्विड का मतलब है प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। कहता है प्योर लिक्विड हैविंग मैक्सिमम वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ये हम लोग प्यारे बच्चों देख लिए किसका, वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग स्टडी किया यहाँ तक। अब वेपर प्रेशर के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, रॉल्स लॉ के बारे में देखेंगे। अब देखो रॉल्स लॉ 2 सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है, या तो वोलाटाइल या तो नॉन वोलाटाइल होगा। यदि वोलाटाइल सब्सटेंस होगा
तो वोलाटाइल सब्सटेंस का क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन नॉन वोलाटाइल हो जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। चलो ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सब्सटेंस जनरली जो हम लोग स्पेसीज में यूज़ करूँगा, रॉल्स लॉ का एक दो के लिए एप्लीकेबल है, वोलाटाइल के लिए भी नॉन वोलाटाइल के लिए। अब यदि वोलाटाइल सब्सटेंस हो जाए, यदि वोलाटाइल सब्सटेंस यदि होगा, इसका वेपर प्रेशर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होगा। वोलाटाइल मीन्स क्या, उड़नशील सब्सटेंस, हिंदी में उड़नशील। जो भी उड़नशील मॉलिक्यूल्स होगा, जैसे कपूर वगैरह है, क्लोरोफॉर्म है, ये सब क्या है, वोलाटाइल लिक्विड है। कैम्फर भी सब्लिमाइट हो जाता है, इसका वेपर प्रेशर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और नॉन वोलाटाइल यदि सब्सटेंस हो जाएगा तो इस कंडीशन में वेपर प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। नॉन वोलाटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आता है, यूरिया है, ग्लिसरीन है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, शुगर है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, ये सारा मॉलिक्यूल्स क्या है, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है। ठीक है बच्चों, तो इसको राइट डाउन करो। चलो ठीक है। अब हम लोग रॉल्स लॉ के बारे में स्टडी करता हूँ, रॉल्स लॉ। अब नेक्स्ट जो है, अब हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में बच्चे, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल के बारे में। अब हम लोग स्टडी करेंगे रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सब्सटेंस, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सब्सटेंस या सॉल्यूट कह सकते हो। रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सब्सटेंस के बारे में, या सॉल्यूट कह सकते हो। रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सब्सटेंस या रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये लॉ कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन इन ए वोलाटाइल लिक्विड, इट्स वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट का। तो ये लॉ कहता है कि इट स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, it states that for a solution of it states that for a solution of volatile solute, it states that for a solution of volatile substance, volatile liquid, the partial pressure is directly proportional to the mole fraction of each component. ये क्या है स्टेटमेंट? रॉल्स लॉ का। रॉल्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट का होगा। अब देखो है क्या, हम ए को क्या सपोज कर लेते हैं बच्चा, सॉल्वेंट, और बी को क्या सपोज करता हूँ, सॉल्यूट को। ए हो गया सॉल्वेंट और बी क्या हो गया, सॉल्यूट। अब ये मैथमेटिकली क्या कहता है, मैथमेटिकली इसका स्टेटमेंट है, मैथमेटिकली इसका जो स्टेटमेंट है क्या है, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। एक कंपोनेंट ए है और दूसरा में देखो हम लोग लिख सकते हैं पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी का मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो हम लोग इसको बच्चे लिख सकता हूँ पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। तो हम लोग देखो यहाँ पर देखो पी ए इक्वल्स टू हो गया पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। पी बी इक्वल्स टू लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। और देखो पी नॉट ए इक्वल्स टू हम लोग लिख सकता हूँ प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। पी नॉट बी इक्वल्स टू लिख सकता हूँ प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। और यहाँ पर देखो एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और एक्स बी इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन मैं पहले बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम लोग अब यहाँ पर डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करेंगे। अब देखो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट है कि टोटल पार्शियल प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर इज द सम ऑफ इंडिविजुअली। मतलब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट है टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ कि टोटल प्रेशर मान लेते हैं P है, इक्वल्स टू हो जाएगा PA प्लस PB। डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट तो यही है ना, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल का पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर। तो हम लोग इसको लिख सकता हूँ P इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी लिख सकता हूँ। अब देखो बच्चे इसको हम आगे राइट डाउन करता हूँ। अब देखो क्या है, इसको हम लोग अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो P इक्वल्स टू हो गया आपको पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो गया। हम लोग जानते हैं बच्चे, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 हम लोग जानते हैं बच्चे। तो एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूँ। तो P इक्वल्स टू हो जाएगा पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी लिख सकता हूँ। P इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी लिख सकता हूँ। इस फार्मूला से हम लोग बच्चे क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चा। ठीक है बच्चा, इसको राइट डाउन करो। चलो अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल देखता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, देखता हूँ हमको याद है कि नहीं। न्यूमेरिकल देखता हूँ सेट कर पाता हूँ कि नहीं। एक न्यूमेरिकल लिखने का कोशिश करता हूँ। देखो कहता है न्यूमेरिकल, देखो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ
क्लोरोफॉर्म CHCl3 and dichloromethane is 200 and 400 mm of Hg रिस्पेक्टिवली ये दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट नंबर कहता है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म and 40 ग्राम of dichloromethane is mixed with each other। एक दूसरे का मिक्सचर हो गया, इज मिक्सड विथ ईच अदर। इसको कैलकुलेट करना है। सेकेंड नंबर में कहता है कि मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो किसको। सेकेंड नंबर में कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज में कैलकुलेट करना है, इन वेपर फेज में कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट कर लो। मोलर मास ऑफ CHCl3, कार्बन कितना हो जाएगा 12 + 1 + 35.5 × 3 119.5 के आसपास आएगा। मोलर मास ऑफ CH2Cl2 12 + 2 + 35.5 × 2 ये कितना हो जाएगा 70, लगभग 85 के आसपास आएगा। अब क्या करो, नंबर ऑफ मोल फाइंड करो। NCHCl3 = कितना दिया हुआ है वेट, देखो क्लोरोफॉर्म का 25.5 दिया हुआ है। 25.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म 119.5, इसको कैलकुलेट करो। और NCH2Cl2 = कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 85, इसको कैलकुलेट करो। देखो कितना आता है कैलकुलेट करके, पॉज करके देखो कैलकुलेट करके। क्लोरोफॉर्म का वेट कितना है 25.5 क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का आ जाएगा 0.213। कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं भी। 25.5 डिवाइडेड 119.5 0.213 और 40 डिवाइडेड बाई 85, इसको कैलकुलेट करेगा तो आएगा 0.47। ठीक है। तो जब दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम फाइंड कर लिए तो अब हम क्या करें, अब फार्मूला पर सेट करें इसको, क्योंकि न्यूमेरिकल में देखो गिवन है P0 CHCl3 = क्लोरोफॉर्म का दिया हुआ है 200 वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2 का दिया हुआ है कितना 400 mm ऑफ Hg। अब टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पूछ रहा है तो P = हो जाएगा P0 CHCl3 × X CHCl3 प्लस P0 CH2Cl2 × X CH2Cl2। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो X CHCl3 = N CHCl3 डिवाइडेड बाय N CHCl3 प्लस N CH2Cl2 इक्वल्स टू क्लोरोफॉर्म का मोल कितना है 0.213 डिवाइडेड बाय 0.213 प्लस नंबर ऑफ मोल कितना है इसका 0.47। बच्चे इसको कैलकुलेट कर लो और हम लोग जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो XCH2Cl2 इक्वल्स टू XCH2Cl2 को हम लोग बच्चे लिख सकता हूँ 1 - X
CHCl3, इसको कैलकुलेट करो, मैं भी साइड होकर कैलकुलेट कर रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन किसका है? CHCl3। ये आएगा 0.312। बच्चे अच्छे से कैलकुलेट करके तू लोग देख लेना एक बार। 1 माइनस 0.312 ये आएगा ये आ जाएगा आपको 0.683 के आसपास, 0.683 के आसपास आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू को क्या करो, इस इक्वेशन में रखो। ठीक है बच्चा, इसको लिखो। अब मैं इरेज करूँगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, अब क्या है, अब हम लोग इस P पर सेट करता हूँ। P इक्वल्स टू, देखो P0 क्लोरोफॉर्म का दिया हुआ है कितना, 200 इंटू क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन कितना निकला, 0.312 प्लस 400 इंटू 0.683। इसको कैलकुलेट करो, मैं भी साइड से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये कैलकुलेट करके आया 62.4 प्लस इसको कैलकुलेट करके आएगा 285.52। इस दोनों को बच्चे क्या करना है, ऐड करने के बाद आएगा 347.9 mm ऑफ Hg। ठीक है बच्चे, जब ये हम कैलकुलेट कर लेंगे तो फर्स्ट पार्ट मेरा कैलकुलेट हो गया। चलो अब आगे देखता हूँ, इसका सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करता हूँ। सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि वेपर फेज निकालो। सेकेंड पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, PCHCl3 इक्वल्स टू P0 CHCl3 इंटू X CHCl3। देखो यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट किया था। 200 किसका है, ये देखो 200 किसका है, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का कितना आया, 62.4 आया। और PCH2Cl2 इक्वल्स टू P0 CH2Cl2 इंटू X CH2Cl2, ये कितना आया है, 285.52। हम लोग लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, देखो क्लोरोफॉर्म का कितना आया, 62.4 डिवाइडेड बाय 62.4 प्लस 285.52। इसको कैलकुलेट करो कितना आता है, कैलकुलेट करके देखता हूँ कितना आता है। वेपर प्रेशर ऑफ 62.4 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 0.18 के बराबर। और मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 इन वेपर फेज ये बच्चे आ जाएगा आपको, CH2Cl2 कितना आया, 285.52 डिवाइडेड बाय 62.4 प्लस 285.52, ये 0.68 कैलकुलेट करता हूँ कितना आता है। इसको कैलकुलेट करूँगा तो आएगा 0.82। देखो मोल फ्रैक्शन यही कहता है ना, बोथ कंपोनेंट का कितना होगा, सम ऑफ यूनिटी आना चाहिए बच्चे। तो चलो यहाँ तक मैं आज किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के बारे में बच्चे करूँगा। तब तक मेरे साथ बने रहो और रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट को अच्छे से करो और इस पर अच्छे से न्यूमेरिकल को बनाओ। वेपर प्रेशर को अच्छे ढंग से डील करने का कोशिश किया हूँ और रॉल्स लॉ को भी अच्छे से कोशिश किया, एक न्यूमेरिकल भी बता दिया तुम लोगों को। अब नेक्स्ट लेक्चर में रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल को देखूंगा, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को देखूंगा, फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में बताऊंगा, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तब तक आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहो।
यदि आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो कृपया प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, गुड नाइट।